हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। ये 12th के बायो का 16वां चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 31 जनवरी है और कल 1 फरवरी है। और कल 1 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में आप लोगों का सभी 12th वाले स्टूडेंट का बायो का एग्ज़ाम है। आप लोगों को पता ही होगा और सभी लोग अपने अपने सेंटर पर पहुंच गए होंगे, जिसका सेंटर दूर दूर होगा। ठीक है ना। तो आज की रात यानी ये अंतिम रात, वीवीआई ऑब्जेक्टिव का अंतिम रात है। ठीक है, आज लास्ट चैप्टर 16वां चैप्टर का मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसको देख करके ही जाना है। आज की रात यानी जितने भी आपके अल्ले पल्ले जो भी हैं सबको भूल जाइए। ठीक है ना। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, रात भर जगना भी नहीं है, सीमित भर पढ़ लीजिए। साल भर आप पढ़े ही होंगे और जो जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लेना है। ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं लेके जाना है, नहीं तो ज़्यादा अगर रात भर जगिएगा तो फिर सुबह में आपको दिक्कत होगा। आज के लास्ट वीडियो में सभी के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। अभी इधर उधर कुछ नहीं देखना है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो इस पे लगल होंगे। सही है ना। तो अभी फिलहाल के लिए उसको जो है ना रख दीजिए, अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वो सब होते रहेगा बात। समझ गए। जो अभी ऑनलाइन भी हैं, इधर उधर जहाँ भी हैं, अभी ऑफलाइन कर दीजिए उसको, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अभी उसको पेंडिंग में रखिए। ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, अभी बल्लीवन पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके जाना है। बतियाना उतियाना नहीं है, क्योंकि आप जो लड़के लोग तो बाहर ही गए होंगे, वो लोग का शहर में पढ़ा होगा सेंटर, तो वहाँ पे कोई कहने वाला तो है नहीं, कोई देखने वाला तो है नहीं, तो बतियाना उतियाना नहीं है। समझ गए। बाद में बतियाइएगा। कहते हैं ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अरे मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी। ठीक है ना। मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी। तो एग्जाम देने के बाद होगा जो देखा जाएगा। समझ गए। आपकी पगली थोड़े आपके छोड़ के चली जाएगी, वो पगली आएगी कि एग्जाम में नहीं पास होइएगा तब छोड़ के चली जाएगी, अब पास हो जाइएगा तो थोड़ी आएगी। इसीलिए कहते हैं ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अरे ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी। समझ गए ना। चलिए तो इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव देखना है कि इनमें कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। करें इनमें कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर ए है ज्वालामुखी से निकली गैसें, ऑप्शन नंबर बी है परागकण, ऑप्शन नंबर सी है धूलकण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई। ज्वालामुखी से निकली गैसें होगी, या फिर परागकण होगी, या धूलकण होगी, या इनमें सभी होगी। आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा आंसर। इनमें सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक है। करा अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक है कौन कौन है भाई। CO और CO2 है कि N2 और NO3 है, या CO2 और NO2 है, या NO2 और SO2 है। तो आंसर इसका याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा के जो मुख्य कारक है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये सही आंसर डी हो जाएगा। समझ गए ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तीसरा क्वेश्चन है तीसरा है साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है। कर साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है। ऑप्शन है 25 से 30 डेसिबल, बी नंबर ऑप्शन है 80 से 90 डेसिबल, सी नंबर क्वेश्चन है 120 से 130 डेसिबल, और डी नंबर क्वेश्चन 140 से 150 डेसिबल। तो याद रखिएगा, कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहता है 20 से 30 डेसिबल। ठीक है ना, 20 से 30 डेसिबल। तो इसमें से 20 से 30 वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन में 25 से 30 है। तो आंसर क्या हो जाएगा 25 से 30। समझ गए। किसी में बुक में दिया रहता है 20 से 30, यहाँ पर दिया है 25 से 30। समझ गए। तो यही आंसर होगा 25 से 30 और 20 से 30। समझ गया। 20 से यानी 30 के बीच। ठीक है, 25 से 30 भी, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो है
25 से 30 ही सही होगा। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा 25 से 30। अगर ऑप्शन में 20 से 30 रहता तो वो सही होता, लेकिन यह ऑप्शन के हिसाब से ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरणीय प्रदूषण में, ठीक है ना, कर वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है। कर वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन किस लिए महत्वपूर्ण होता है? बताइए बताइए किस लिए महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सूचक के रूप में, बी है सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में, सी है वातावरण को शुद्ध करने में, और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड के सूचक के रूप में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप, सॉरी ये ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वातावरण प्रदूषण लाइकेन महत्वपूर्ण होता है, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सूचक के रूप में, नाइट्रोजन ऑक्साइड के सूचक के रूप में सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है भाई। वातावरणीय प्रदूषण लाइकेन, अच्छा, के महत्वपूर्ण होता है, लाइकेन महत्वपूर्ण होता है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में है। ठीक, तो इसका ए नहीं होगा, इसका ए नंबर सही हो जाएगा, सॉरी बी नंबर। ठीक है, बी नंबर सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करा अधिक समय तक, क्या करा अधिक समय तक तथा बार बार, क्या करा अधिक समय तक तथा बार बार, ठीक है ना, बार बार विकर्णों के प्रभाव से क्या हो सकता है? करा अधिक समय तक बार बार विकर्णों के प्रभाव से क्या हो सकता है? क्या होता है? प्रभाव से क्या होता है बताइए? त्वचा कैंसर होता है कि फेफड़ा कैंसर होगा, या रक्त कैंसर होता है, या फ्लोरोसिस होता है? तो याद रखिएगा अधिक समय तक तथा बार बार विकर्णों के प्रभाव से क्या होता है? रक्त कैंसर होता है। क्या होता है भाई? रक्त कैंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है, करे कि वाहित मल जल के शुद्धिकरण में, क्या करे? वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। तो कह रहा है कि वाहित मल जल जो होता है उसका शुद्धिकरण करने के लिए कौन क्रियाशील होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जंतु प्लवक, बी है मछलियां, सी है जीवाणु, ठीक है, डी है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु जो है मलजल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। कौन सा मलजल? वाहित मलजल। तो वाहित मलजल क्या है? पढ़े हुए किए हैं, समझ गए, क्लास में इसको पढ़े हुए किए होंगे। वाहित मलजल यानी खराब जल, और भी इसके बारे में लिखाए भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा जल, 7 नंबर का क्वेश्चन है, करे गंगा जल में सब को प्रवाहित करने से क्या होता है? करे गंगा जल में अगर लाश को प्रवाहित कर दिया जाए, सबको, कितने जगह जो है ना गंगा जल में सबको फेंक दिया जाता है, तो अगर वैसा किया जाए, गंगा जल में सबको अगर प्रवाहित करने से क्या होता है? अगर फेंक दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है घुलित ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी, या बीओडी में वृद्धि हो जाएगी, जीवाणुओं में वृद्धि हो जाएगी। इनमें से सभी तो बात सही है, घुलित ऑक्सीजन में भी कमी हो सकती है, ठीक है ना, बीओडी में वृद्धि हो जाएगी, जीवाणुओं में भी वृद्धि हो जाएगी, है कि नहीं? जब बॉडी सड़ेगा गलेगा तो जीवाणुओं में वृद्धि हो जाएगी। तो इनमें से सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः, क्या करें? निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। करें निम्नलिखित में 4 ऑप्शन है, इसमें कह रहा है सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो इसका कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एक है मेथेन, एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ठीक है, CFC CH4 NO2 एवं CO2, CFC CO2 NH3 एवं N2, CO2 CO NH3 एवं NO2, ठीक है। चौथा ऑप्शन है CFC N2 CO2 एवं NH3, समझ गए? हाँ 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मेथेन गैस यानी CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलाशयों में सुपोषण के लिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है, कौन है? कौन शाली है? प्रभावशाली कौन है भाई?
अकार्बनिक फॉस्फेट है या कार्बनिक फॉस्फेट है या शैवाल है या जीवाणु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकार्बनिक फास्फेट। क्या हो जाएगा? अकार्बनिक फॉस्फेट। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है मीना-माटा। करें मीना-माटा रोग उत्पन्न होता है। मीना-माटा रोग उत्पन्न होता है। ए नंबर ऑप्शन है पीने के जल में आर्सेनिक संचित होने से, या पीने के जल में फ्लोराइड एकत्रित होने से, या पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से, या जल में तेल के फैल जाने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आगरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? ठीक है ना। कर आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? आगरा में स्थित जो ताजमहल है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, तो उस ताजमहल को किस गैस से खतरा है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से खतरा है, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से खतरा है, या सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से खतरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड से खतरा है। सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। समझ गए? तो सभी क्वेश्चन को जो है कंप्लीटली देख के जाना है, और देख के जाइएगा तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा ही। ऐसा तो नहीं है इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देख करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 11वां है, अगला है 12 नंबर देखिएगा। 12वां क्वेश्चन देखना है क्या कर रहा है। चलिए देखना है 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है हाँ 12वां क्वेश्चन कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई है? कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी जो है किस गैस के रिसाव से हुई है? PAN इसका फुल फॉर्म होता है पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन से हुई है, या फिर स्मोक से हुई है, या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड, या फिर SO2 से हुई है। ठीक है ना। कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई है? किस गैस से? पहला ऑप्शन है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट से हुई है, या स्मोक से हुई है, या मिथाइल आइसोसाइनाइड से हुई है, या SO2 से हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन है इनमें किस क्रिया से DDT, करें इनमें किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती जाती है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जल प्रस्फुटन, बी है जैव आवर्धन, और सी है सुपोषण, और डी है ओजोन प्रदूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का सही आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, माने जिसको शॉर्टकट में पैन बोल सकते हैं। अब पैन का ही पूर्ण रूप होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। कह रहे कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक है? किस प्रकार का प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक है, कि द्वितीयक प्रदूषक है, या जल प्रदूषक है, या ध्वनि प्रदूषक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। 5 जून। याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कह रहे WHO के द्वारा, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? कह रहे कि WHO के द्वारा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? 20 से 30 डेसिबल, 45 डेसिबल, ठीक है, या फिर 75 डेसिबल, या फिर 90 डेसिबल? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 30 डेसिबल। अभी एक और क्वेश्चन आया था, वहां पर ऑप्शन में क्या था? 25 से 30 था। ठीक है ना।
तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या सही हो जाएगा, 20 से 30। और वो क्वेश्चन में बोले थे पहले वाले क्वेश्चन में कि या तो 25 से 30 होगा किसी में, और किसी में 20 से 30। ठीक है ना, दोनों में एगो कोनो रहेगा ऑप्शन में, ये रहेगा तो यही सही होगा, अगर ये रहेगा तो यही। तो यहाँ पर 20 से 30 है तो ये सही हो जाएगा। समझ गए, इतना ही मानक जो है माना गया WHO के द्वारा 20 से 30 डेसिबल ध्वनि प्रदूषक का मानक बनाया गया। ठीक है ना, ये मानक सही है। नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस अपशिष्टों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। कह रहा है ठोस अपशिष्टों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है ना, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, क्वेश्चन ठीक से समझिएगा। कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। 33% होने चाहिए कि 67% होने चाहिए कि 50% या 10%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। क्या हो जाएगा, 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, 33%। एकदम याद करके जाइएगा ये सब क्वेश्चन। 19 नंबर है, कारण निम्न शहरों में कौन सबसे अधिक प्रदूषित है। निम्न शहरों में कौन सबसे अधिक प्रदूषित है। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, पटना, दिल्ली, कानपुर। कौन नहीं जानता होगा भाई, दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है ना, ये चारों ऑप्शन में से दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT क्या है। DDT कह रहा DDT क्या है, एंटीबायोटिक है या फिर विघटित होने वाला प्रदूषक या फिर विघटित न होने वाला प्रदूषक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि DDT क्या है। एंटीबायोटिक तो नहीं हो सकता है, DDT हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। दूसरा है विघटित होने वाला प्रदूषक, तीसरा है विघटित न होने वाला प्रदूषक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा DDT जो है विघटित न होने वाला प्रदूषक है। समझ गए। तो आज का ये अंतिम वीडियो था और बायोलॉजी का यानी लास्ट चैप्टर था और इसका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव, इसको क्लियर करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। क्या पता इस चैप्टर से भी एक आध गो क्वेश्चन आ जाए। समझ गए। अभी एग्जाम के पहले आपको इधर उधर कुछ नहीं देखना है, एकदम बिल्कुल 100% फोकस करना है एग्जाम के ऊपर। समझ गए, इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। और अभी के टाइम में स्वास्थ्य पे भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा तो फिर एग्जाम गड़बड़ चला जाएगा। इसलिए एग्जाम देने के बाद ही इधर उधर ध्यान देना है। समझ गए। अभी जहाँ है आप बढ़िया से रहिए, ठीक से रहिए, खाइए, आराम से पढ़िए, ज़्यादा टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से एग्जाम देने चले जाइएगा। ठीक है। तो कल पहला डे है एग्जाम का, यानी बायोलॉजी फर्स्ट सिटिंग में है। तो आप लोगों को सबके लिए कामना करते हैं कि सब के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, मे यू ऑलवेज बी लकी। आपका भाग्य आप पर सदा मुस्कुराए। हम कामना करते हैं कि आप सब सफल हो, आप सबका एग्जाम बेहतरीन जाए और रिजल्ट भी बेहतरीन आए। ठीक है। तो आज के साथ इन्हीं वीडियो के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम जो आपका अगला एग्जाम होगा उसके लिए भी कोई वीडियो VVI का ऑब्जेक्टिव का लेकर के आएंगे और वो भी आप क्लियर करके जाइएगा। ठीक है। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, बाय, ऑल द बेस्ट।